देखो हमको गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था को देखना था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। गुप्तकाल का समाज कैसा था? देखो हमने मौर्यकालीन समाज देखा है, मौर्योत्तर कालीन समाज देखा है। उसी समाज को आगे हम गुप्त काल में कंटिन्यू देखते हैं। गुप्त काल के समाज की सबसे बड़ी जो हमको विशेषता दिखाई देती है कि गुप्तकालीन समाज में भी हमको वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। वर्ण व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, मतलब समाज चार वर्णों में विभक्त था, पहले जैसा ही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मौर्य उत्तर काल में भी हमने देखा था और मौर्य काल में भी देखा था कि समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। समाज चार वर्णों में विभक्त था, जिसमें सबसे ऊपर क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है ना? अब लेकिन देखो इस वर्ण व्यवस्था में और कठोरता के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। खासकर देखो गुप्त काल में ही ज्यादातर स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। हालांकि मनु स्मृति तो शुंग काल की है, लेकिन उसके बाद के जो ज्यादातर स्मृति ग्रंथ है या तो लिखे गए हैं या कंप्लीट गुप्त काल में किए गए हैं। तो यहां पर वर्ण व्यवस्था में यह बदलाव देखने को मिलता है कि जो न्याय व्यवस्था है वो भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। न्याय व्यवस्था भी वर्ण पर आधारित। समझ रहे ना कि एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण के लिए अलग दंड का विधान है, क्षत्रिय के लिए अलग दंड का विधान है, वैश्य के लिए अलग दंड का विधान है और शूद्र के लिए अलग दंड का विधान है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसा वर्ण वैसा दंड। अपराध भले एक ही हो। यदि चोरी करने का अपराध ब्राह्मण ने किया है तो उसकी सजा अलग है और शूद्र की सजा अलग है। तो यहां पर हम ये बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था में हमको चतुर्वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, उसमें कठोरता के लक्षण थे, और जो न्याय व्यवस्था है वो भी वर्णों के आधार पर, मतलब न्याय देते समय भी भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना? ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा तो अत्यधिक उच्च थी ही, पहले भी उच्च थी, लेकिन इस काल में इस ब्राह्मणों को एक अतिरिक्त श्रेष्ठता हासिल की। देखो हमने देखा था कि खासकर मौर्य काल आते आते तक महात्मा बुद्ध के बाद क्षत्रियों ने अपने आप को ब्राह्मणों से ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया था और उनने अपनी वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की स्थिति बताई थी। फिर हमने ये भी देखा था कि जो मौर्य उत्तर काल था, मौर्य उत्तर काल में व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई, कृषि में, उद्योग में और व्यापार में। जिससे क्या हुआ था? वैश्य और शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास आया सबसे ज्यादा, तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। गुप्त काल में, प्रारंभिक जो गुप्त काल है, जब तक मतलब आप समझ सकते हो कुमार गुप्त तक, तो आर्थिक स्थिति गुप्त की ठीक रहती है। लेकिन कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त आते आते तक आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और जैसे ही आर्थिक स्थिति खराब होगी वैश्यों की स्थिति में गिरावट होगी। ऐसा लिख सकते हो, गुप्तों के अंतिम समय में वैश्यों की स्थिति में गिरावट होती है। जब वैश्यों की स्थिति में गिरावट होगी तो शूद्रों की स्थिति में भी गिरावट होगी। और यहां पर हम क्या बताएंगे? शूद्रों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाने लगा था, और फाहयान विवरण और स्मृति ग्रंथ दोनों इसका प्रमाण हमको देते हैं। स्मृति ग्रंथ और फाहयान का विवरण। ठीक है ना? तो देखो चतुर्वर्ण व्यवस्था है और सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। ब्राह्मण सर्वोच्च है, न्याय व्यवस्था उन वर्णों के आधार पर है, भेदभाव किया जा रहा है न्याय देने में भी, ब्राह्मणी श्रेष्ठता है। लेकिन देखो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था कठोरता लिए हुए है, लेकिन वर्णों के काम को लेकर हमको विविधता दिखाई दे रही है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो व्यापार वाणिज्य में संलग्न है। मतलब ब्राह्मण है लेकिन वो व्यापार कर रहा है, क्षत्रिय है उसके बाद भी वो व्यापार कर रहा है, और वैश्य तो व्यापार कर ही रहा है। क्योंकि मौर्योत्तर काल से ही बताया है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचाई पर थी, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति थी, तो हर व्यक्ति क्या है? व्यापार वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। जैसे इसका हमको प्रमाण मिलता है कि जो
मृक्ष कटिकम जो गुप्त काल का एक नाटक है, मृक्ष कटिकम, इसमें एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण की कहानी है। चारुदत्त नामक ब्राह्मण की कहानी है, और उसमें यह बताया गया है कि चारुदत्त ब्राह्मण 3 पीढ़ियों से व्यापार का काम कर रहा है। 3 पीढ़ियों से व्यापार, ठीक है ना, पिछले 3 पीढ़ी व्यापार, मतलब जिसको हमने धर्म में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, आपद धर्म, कि आपत्ति काल में यदि ब्राह्मण को या क्षत्रिय को अपने वर्ण के अनुरूप काम नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, वर्ण से इतर भी व्यवसाय को अपना सकता है। इसको आपद धर्म कहा था अपन ने, आपदा में अपनाया गया धर्म। तो वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में भी हमको इतनी बात बतानी पड़ेगी। तो देखो पहला पॉइंट तो अपन ने यही बताया है कि समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था के बाद दूसरा बिंदु हम बताएंगे जाति व्यवस्था के संदर्भ में। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था के संदर्भ में, जाति व्यवस्था के संदर्भ में क्या बताएंगे कि देखो वर्ण व्यवस्था में कठोरता तो आती है, वर्णों के साथ साथ क्या है, जाति व्यवस्था भी पहले से अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं कि गुप्त काल में अस्तित्व आया, गुप्त काल के बहुत पहले भारत में जाति व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जाति को लेके हमको वैसी कठोरता दिखाई नहीं देती है। आप इसमें क्या बताओगे कि जाति व्यवस्था उतनी अधिक जटिल नहीं हो पाई थी, उतनी अधिक जटिल नहीं हो पाई थी जितनी कि परवर्ती काल में देखने को मिलती है, जितनी की परवर्ती काल में देखने को मिलती है। जितनी की हमको परवर्ती काल में देखने को मिलती है, समझ रहे हैं ना। जाति व्यवस्था में कठोरता तो है लेकिन उतनी नहीं है। अभी अपन जब इतिहास में आगे पढ़ेंगे तो ये जाति व्यवस्था में और कठोरता आएगी। ये काल में भी जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और ऐसा नहीं कि अंतर जाति विवाह हो रहे, यहाँ पे भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय से जब तुलना करते हैं तो जाति व्यवस्था हमको यहाँ पे अभी आने वाले समय की तुलना में थोड़ी सी कम कठोर दिखाई देती है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था में हमको क्या है, बहुत सारी जिसको कहना चाहिए चांडाल जातियों का उल्लेख मिलता है। चांडाल जातियां, जिसका फाहेयान ने उल्लेख किया, फाहेयान ने उल्लेख किया था चांडालों को, और चांडाल नगर के बाहर रहते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, इस टाइप का उल्लेख किया गया है। नीचे छुआछूत का व्यवहार होता था, मतलब अस्पृश्यता के हमको प्रमाण मिलते हैं जाति व्यवस्था में। अस्पृश्यता के प्रमाण, वही फाहेयान का विवरण और स्मृति ग्रंथ दोनों ही क्या है, अस्पृश्यता की तरह अस्पृश्यता का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपन ने क्या बता दिया, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में ही आप अस्पृश्यता का प्रमाण बता दोगे। तीसरा पॉइंट दिखाई देगा हमको, समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा, समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, और प्राय क्या है, युद्ध में बंदी बनाए गए, युद्ध में बंदी बनाए गए व ऋण ना चुका पाने वाले को दास के रूप में सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है ना,
मतलब देखो, दास व्यवस्था थी। और दास कैसे बनते थे? या तो युद्ध में जो बंदी बना लिए जाते थे जैसे सैनिक, वो दास की कैटेगरी में आते थे और उनसे सेवा ली जाती थी। या फिर कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता था तो वो उसको, जिसका ऋण है उसके रूप, उसका दास के रूप में उसको काम करना पड़ता था। ठीक है ना? और ये जो दास है, इस पर, इसके शरीर पर स्वामी का पूरा अधिकार है। मतलब स्वामी इसका मालिक है। जैसे अपन जानवर पालते हैं ना, ऐसे ही दास होते थे। लेकिन ये दास व्यवस्था पश्चिम की दास व्यवस्था से फिर भी ठीक थी। पश्चिम में, खासकर यूरोप में जो दास व्यवस्था थी, तो यूरोप में तो जो जानवर जैसे रखते हैं ना, कि अपन रस्सी से बांध के गाय बैल को रखते हैं, इस टाइप से वो लोग दासों को रखते थे। लेकिन यहां पर वैसी स्थिति तो नहीं थी। दास मालिक की सेवा करता था, लेकिन उसको भी आदमी माना जा रहा था। यूरोप में तो दास को आदमी मान ही रहे हैं। इसलिए क्या है कि देखो, जब मेगास्थनीस आया था तो उसने बोला था कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, क्योंकि उसको वैसे दास यहाँ पे नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा इसको दास थोड़ी कहते हैं। तो दास व्यवस्था तो थी, लेकिन यूरोप पाश्चात्य देशों के समान दास व्यवस्था जटिल नहीं थी। एक बात, जैसे आप ऋण नहीं चुका पाया तो उन्होंने कहा 2 साल सेवा कर दी, ठीक है, तेरा ऋण चुक गया, आज से तू दास नहीं रहा। तो दास की मुक्ति के भी बताए ना अपन ने, नारद स्मृति देखे थे कि दास कैसे मुक्त हो सकता है, उसकी व्यवस्था भी की गई थी। यूरोप में ऐसी व्यवस्था नहीं। दास मतलब अब तो मरोगे दास के रूप में। तो दास प्रथा तो थी, लेकिन दास प्रथा में जटिलता के लक्षण हमको बहुत कम दिखाई देते हैं। अलग अलग स्मृति ग्रंथों में अलग अलग दास व्यवस्था का प्रचलन, उल्लेख किया गया है। चौथा पॉइंट अपन इसमें बताएंगे, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति। और महिलाओं की स्थिति में एक पॉइंट में हम सीधे कहेंगे कि गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति में ओवरऑल गिरावट ही होती है। मतलब एक बिंदु में अपन कह देंगे कि गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट ही होती है। गिरावट होती है। और गिरावट होने का कारण क्या था? हमको कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे हमको लगता है कि उनकी स्थिति में गिरावट हुई है। जैसे बाल विवाह का प्रचलन। गुप्त काल में महिलाओं के विवाह की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में तो बाल विवाह ही हो रहा ना, तो बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। फिर विधवा विवाह की रिस्ट्रिक्शन थी। विधवा विवाह, देखो, विधवा विवाह के संदर्भ में हमको दोनों टाइप के मत दिखाई देते हैं। हमने स्मृति ग्रंथ पढ़े हैं तो कुछ स्मृति विधवा विवाह का समर्थन कर रही हैं, और कुछ स्थिति जैसे मनु स्मृति जैसे ग्रंथ तो विधवाओं के लिए बहुत कठोर जीवन की बात कर रहे हैं। तो विधवा पुनर्विवाह भी इतना आसान नहीं था। पर्दा प्रथा के हमको साक्ष्य दिखाई देते हैं। खासकर कुलीन वर्ग की स्त्रियों में पर्दा प्रथा के हमको लक्षण दिखाई देते हैं। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है हमको। और इस काल में सती प्रथा का हमको पहला ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाता है। अभी तक तो केवल हमने साहित्य में उल्लेख देखा था। ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में एक अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख। मध्य प्रदेश के सागर, जिसको उस समय एरण कहते थे, सागर में एरण एक जगह है जहां पर किसी 510 ईस्वी में भानुगुप्त का अभिलेख है। ये किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का। भानुगुप्त का। और कितना टाइम पीरियड क्या है इसका? 510 ईस्वी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा के हमको साक्ष्य मिलते हैं। और उसमें क्या लिखा है कि कोई गोपराज नामक व्यक्ति था, गोपराज, और इसकी सैनिक था। इसकी मृत्यु होने पर इसकी पत्नी सती हो गई है। तो सती प्रथा का हमको प्रमाण मिलता है। लेकिन याद रखना, सती प्रथा बहुत कॉमन नहीं रही है कभी भी भारतीय समाज में। ऐसा नहीं कि पति मर गया तो पत्नी मर ही रही है। रेयर केस में हमको दिखाई देता है कि महिलाएं सती होती हैं। तो ये कोई बहुत कॉमन प्रचलित प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन सती प्रथा का प्रमाण हमको स्पष्ट रूप से गुप्त काल में दिखाई देता है। फिर और क्या बताएंगे? हाँ, वैश्या व्यवस्था थी। वैश्याओं की उपस्थिति हमको दिखाई देती है। उस काल के साहित्यिक ग्रंथों में भी दिखाई देती है और उस काल के समाज में भी हमको स्पष्ट रूप से वैश्याओं की जानकारी मिलती है। मंदिरों में देवदासी के रूप में महिलाएं सेवा देती थी। तो देवदासी भी एक प्रकार की वैश्या प्रथा है।
लोग मंदिरों में, कालिदास ने अपने ग्रंथों में उज्जैन के महाकाल मंदिर में हजारों की संख्या में देवदासियों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो ये आप स्त्रियों की स्थिति में बता दोगे कि देवदासी थी, पर्दा प्रथा था, फिर बाल विवाह होते थे। ठीक है ना। बाकी कुछ विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम में अनुसुईया की जानकारी मिलती है, लेकिन वो अपवाद के रूप में है। कॉमन रूप में तो आप यही बताओगे कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, और धीरे धीरे इसके बाद वो खराब होती ही जाएगी। क्योंकि देखो, आपने स्मृति ग्रंथ पढ़े, स्मृति ग्रंथों में भी महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को लेकर बहुत कुछ बातें कही गई हैं। तो ये महिलाओं की स्थिति के बारे में। और पांचवें पॉइंट में आप बता दोगे शिक्षा, वेशभूषा, खान पान आदि। खान पान, मनोरंजन, इन सब बातों को आप एक पॉइंट में समाहित कर दोगे। ठीक है ना। तो देखो, खान पान, व्यवस्था, शिक्षा के संदर्भ में क्या बताएंगे कि गुप्त काल में दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी और अलौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। कुछ प्रमुख दोनों टाइप की, अलौकिक और लौकिक, दोनों प्रकार की शिक्षा के हमको प्रमाण मिलते हैं। इस काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे, जैसे नालंदा, उज्जैन, बनारस। ये सब शिक्षा के बड़े केंद्र हुआ करते थे। ठीक है ना। बाकी मनोरंजन के साधन में तो देखो, ये गुप्त काल में क्या है, नृत्य, नाटक, संगीत, इनके बड़े पैमाने पर हमको दिखाई देते हैं। गुप्तकालीन साहित्य जो देखें, उसमें व्यापक पैमाने पर हमको नाटकों की रचना की गई है, संगीत के ग्रंथ मिले हुए हैं, तमाम तरह की बातें की गई हैं। तो कला और संस्कृति की दृष्टि से अपन तो देख ही रहे हैं, अभी देखेंगे कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल की श्रेणी में आता है। तो मनोरंजन के इनके सारे साधन मौजूद थे। बाकी खान पान, वेशभूषा, सब वो ग्रामीण भारतीय जीवन का ही परिवेश रहता है। तो देखो, ये 5 पॉइंट में आप क्या है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी दोगे। पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हो, जाति व्यवस्था में एक पॉइंट अस्पृश्यता के संदर्भ में भी लिख सकते हो, चाहो तो उसी में लिख दो, लेकिन ये इतना ही है गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में। फिर आते हैं गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था। ठीक है ना। अब देखो, गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था में हम सीधी बात कहेंगे कि गुप्त राजाओं का जो शासन काल है, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल माना जाता है। समृद्धि का काल माना जाता है। लेकिन गुप्त उत्तर काल में या गुप्तों के अंतिम समय में हमको अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन गुप्तों के अंतिम चरण में अर्थव्यवस्था में गिरावट के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। तो दोनों चीज आप बता दोगे, डायरेक्ट कह दोगे कि अर्थव्यवस्था में गिरावट के लक्षण है, तो शुरू में तो अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। स्कंदगुप्त के आते आते तक अर्थव्यवस्था का पतन होना चालू होता है। तो जो उत्तर वैदिक काल आते आते, मतलब गुप्तोत्तर काल आते आते अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब देखो, आर्थिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से गुप्त काल को हम समृद्धि का काल मान रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आर्थिक समृद्धि हो रही थी, कृषि के बारे में बताते हैं। कृषि में हमको क्या दिखाई देता है। देखो, इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में हमको विस्तार के लक्षण दिखाई देते हैं, विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। कृषि का विस्तार होता है। विस्तार होता है मतलब नए क्षेत्रों में जहां पर खेती नहीं होती थी, वहां पर खेती की जाती है। और इसका कारण क्या है, भूमि अनुदान।
जो भारत में शक सातवाहन काल से भूमि अनुदान की प्रथा चालू हुई थी, उसमें गुप्त काल में वृद्धि होती है और ब्राह्मणों को और बौद्धों को भी बड़े पैमाने पर भूमि दान दी गई थी। उन ब्राह्मणों और बौद्धों को जिनको भूमि मिली थी, उन भूमि पे वो खेती स्वयं तो करते नहीं थे, तो और नए लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित होती थी। मतलब क्या है, अब जमीन मिल गई, जमीन ऐसा थोड़ी कि उपजाऊ राजा कोई उपजाऊ जमीन थोड़ी देगा, थोड़ी सी देगा उपजाऊ जमीन, बाकी ये जंगल की जंगल दे दिया, खाली पड़ी जमीन है, अब इस करो तुम इसमें जो करना है। तो अब उसमें क्या हो, खेती को प्रोत्साहित करते हैं। तो कृषि का हमको यहां पर विस्तार दिखाई देता है। कृषि विस्तार का दूसरा कारण था कि गुप्त शासकों ने सिंचाई की व्यवस्था करी। सिंचाई की व्यवस्था, अपन सुदर्शन झील का उदाहरण बता सकते हैं कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था कुमार गुप्त के समय, वो स्कंद गुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था। फिर इसी काल में सिंचाई के कुछ यंत्रों का आविष्कार हुआ। सिंचाई के यंत्रों का आविष्कार हुआ, जैसे रहट, जैसे रहट, ठीक है ना। तो ले दे के हम ये कह रहे हैं कि कृषि का विस्तार होता है, और कृषि का विस्तार होगा तो ये काल क्या है, हम सीधे कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि का काल है। तो कृषि में तो समृद्धि बनी रही। दूसरा हम देखते हैं फिर शिल्प उद्योग की क्या स्थिति थी। शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग, तो देखो फिर वही बात है कि प्रारंभिक गुप्त काल में तो शिल्प उद्योग में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अभूतपूर्व प्रगति हुई। शिल्प कला की दृष्टि से विशेष महत्व है गुप्त काल का, ठीक है ना। और इस शिल्प उद्योग की समृद्धता हमको कैसे मिलती है, व्यापारिक श्रेणियों के माध्यम से। व्यापारिक श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी, गिल्ड एसोसिएशन, व्यापारिक श्रेणी जो गुप्तों के पहले से चली आ रही है। गुप्त राजाओं ने इन व्यापारिक श्रेणियों को संरक्षण दिया, उनकी स्वायत्ता को उन्होंने बनाए रखा, और जिसका परिणाम यह होता है कि व्यापारिक श्रेणियों का विकास होता है। देखो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में ये ही जब खत्म होता है, तब ही भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। व्यापारिक श्रेणियां जो हमारी गिल्ड एसोसिएशन थे, पहले भी बताया कि सुनारों का अलग, लोहारों का अलग, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम को करते चले आ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं किसी काम से, ये बस सामान बनाते हैं और व्यापारी इसको पूरी दुनिया में बेच रहे थे। ये हजारों साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा, इसमें भले गिरावट आएगी लेकिन ये अंत तक चलेगा। इसी को खत्म करेंगे अंग्रेज शासन आने के बाद, भारत से पूरा जो डोमेस्टिक उद्योग है वो खत्म हो जाएगा। तो ये व्यापारिक श्रेणियां जब तक जिंदा रहेंगी तब तक ये, और देखो चाहे शासक कोई भी आइए, व्यापारिक श्रेणियों को संरक्षण देते थे, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि गुप्त राजा बन गया तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे नाम का सिक्का ही चलाओगे, या ये अपने हिसाब से काम करते थे। बैंकिंग व्यवस्था आपस में सेट करके, सब अपनी अपनी श्रेणियां हैं, आप राजा को कुछ नहीं करना, राजा को इधर हाथ भी नहीं लगाना, राजा को टैक्स मिल रहा है बस। तो ये व्यापारिक श्रेणियों का भी इस काल में विकास होता है। और देखो हमको एक व्यापारिक श्रेणी मंदसौर वाली, मंदसौर में एक क्या है, रेशमी सूती वस्त्र बनाने वालों की एक श्रेणियों का उल्लेख होता है, जिसमें अपन ने देखा था कि वहां पर सूर्य मंदिर बनाने का, इसका जो गवर्नर था वसुबंधु, उसने यहां पर सूर्य मंदिर बनाने की इनको अनुमति दी थी। इसी टाइप से इंदौर ताम्रपत्र लेख, इंदौर ताम्रपत्र लेख में एक तैलिक श्रेणी का उल्लेख है। तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तेल का काम करने वाले तेली लोगों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है ताम्रपत्र में, और रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र बनाने वाली एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में, ठीक है ना। और ये श्रेणी स्वायत्त होती थी, अपने नियम कानून स्वयं बनाती थी। गुप्त राजाओं ने इनकी स्वायत्ता को बनाए रखा, अतः ये स्वयं विकसित होती रहती है, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट अपन बताएंगे व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, अब जब शिल्प उद्योग तरक्की पे है, कृषि तरक्की पे है, तो व्यापार वाणिज्य तो बढ़िया गई भैया।
कृषि जिंसों का व्यापार होगा, और जो शिल्प उद्योग सामान बनाएंगे उनका व्यापार होगा। भाई धातु का प्रोडक्ट बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, या अन्य कोई सामान बन रहा, उनके व्यापार वाणिज्य का भी है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से आर्थिक संपन्नता का काल था। और यहाँ पर हमका भारत का व्यापार रोम, मध्य एशिया, अरब, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, ये अपना दक्षिण पूर्व एशिया, आपका पूरा एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में इंडोनेशिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, यहां सब तक भारतीय व्यापारियों की पहुंच थी। ठीक है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य हमको मिलते हैं, लेकिन आप ये बताओगे कि व्यापार वाणिज्य, चाहो तो और लिख दो इसमें कि वस्त्र, मसाले, वस्त्र, मसाले और शिल्प सामान, शिल्प वस्तुएं, मतलब जो औद्योगिक श्रेणियां बना रही हैं, इन सब का व्यापार होता था, और ये सब भारत से एक्सपोर्ट होते थे अलग अलग जगह में। बंदरगाह का उल्लेख है, भड़ोज बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, इन सब का व्यापार वाणिज्य एक जगह से दूसरी जगह तक चलता है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, व्यापार वाणिज्य की बात बताएंगे। चौथा पॉइंट बता सकते हैं नगरों। नगरों में काफी प्रगति हुई, नगरों में हमको चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं जो समृद्ध व्यापार वाणिज्य का प्रतीक है। फिर व्यापारिक नगर दिखाई देते हैं कुछ, व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर कौन कौन से दिखाई देते हैं, पाटलिपुत्र, उज्जैन, पाटलिपुत्र, उज्जैन, विदिशा, प्रयाग आदि, और भी बहुत सारे, कौशाम्बी, ये सब व्यापारिक नगर को उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही क्या है, नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में भी क्या है, व्यापार का उपयोग इनके लिए भी किया जाता था, पहले से भी चल रहा था और इस काल में भी चल रहा है। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट आप बता दोगे नगर, नगरीकरण के हमको साक्ष्य दिखाई दिए हैं। और चौथा पॉइंट बता दोगे मुद्रा, चाहो तो नहीं भी बताओगे तो ठीक है। आपको आर्थिक व्यवस्था में केवल क्या है, कृषि, शिल्प उद्योग, व्यापार वाणिज्य, नगरीकरण, ये मेन पॉइंट है आपके व्यापार और वाणिज्य के बताने के। ठीक है ना। तो मुद्रा में बता देना कि भाई गुप्त शासक ने सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के जारी किए, और प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्तों को, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जारी इन्हीं लोगों ने किया, और ये इनकी आर्थिक समृद्धता को दर्शाता है। लेकिन बात वही है, अंतिम समय के इनके जो सिक्के हैं उसमें भारी मात्रा में मिलावट की जाने लगी थी। समझ रहे हैं ना कि पहले का जो सोने का सिक्का था वो एकदम प्योर था, अब उसमें बहुत सारा आपने पीतल मिला रहे हैं, अन्य मिश्र धातुएं मिला रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई है। ठीक है। तो देखो, ये आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में इतनी बात बता देंगे कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समृद्धि का काल था, लेकिन गुप्त अंतिम समय में अर्थव्यवस्था का भी पतन शुरू हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई। अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, अब देखो धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में गुप्त काल में हमको विभिन्न धर्मों का अस्तित्व दिखाई देता है। ब्राह्मण धर्म तो था ही, बौद्ध भी था, जैन भी था, और ऐसा नहीं कि किसी का पतन हो गया, सब अपने अपने जगह पर अपना अस्तित्व बनाए हुए थे। तो देखो गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था में ये अपन कहेंगे कि गुप्त काल में हमको धार्मिक दृष्टि से क्या है, धार्मिक समन्वय का काल दिखाई देता है। धार्मिक समन्वय का काल, गुप्त काल धार्मिक दृष्टि से धार्मिक समन्वय का काल था। यद्यपि गुप्त राजाओं ने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था, लेकिन बौद्ध और जैन
दोनों परंपराओं को भी संरक्षण दिया। बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं को ही संरक्षण दिया, मतलब सीधे कहेंगे धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति को अपनाया और बिना किसी भेदभाव के। बौद्ध और जैन मतलब क्या है कि देखो, वैष्णव धर्म ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जब राजकीय पदों पर नियुक्ति की बारी आती थी तो योग्यता, राजकीय पदों पर योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति देते थे। ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया कि केवल हम वैष्णव धर्म के अनुयायी तो केवल वैष्णवों को भी पद देंगे, उच्च पद देंगे, नहीं। बौद्ध हैं तो बौद्ध को भी दिया, जैन है तो जैन को भी दिया। जैसे अपन पहले भी नाम पढ़ चुके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो बौद्ध विद्वान था वसुबंधु, इसको नियुक्त किया था अपने लड़के की शिक्षा दीक्षा के लिए। बाद में उसको मंत्री भी बनाया। वसुबंधु समुद्रगुप्त ने अपने लड़के के लिए नियुक्त किया था कि पूरा उसका शिक्षा दीक्षा और सब कुछ तुम्हें ही देखना है। इसी प्रकार जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, उसका एक मंत्री था वीरशैव, जो शैव धर्म का अनुयायी था, वीरशैव। और दूसरा एक बौद्ध विद्वान था आम्रका, आम्रकार्द, ये ऐसा है उसका नाम, ये था बौद्ध विद्वान। तो इसको उसने अपना सेनापति बनाया था और ये उसका प्रधानमंत्री टाइप का था, मंत्री। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि इस काल में बौद्ध धर्म तो विभिन्न संप्रदायों में बंटता ही चला आ रहा, हम पहले से भी देख रहे हैं। जैन भी संप्रदाय में बंट गया, ब्राह्मण धर्म के संप्रदाय भी और ज्यादा संप्रदाय में बंट गए। मतलब देखो, ब्राह्मणों में एक तो वैष्णव तो था ही, शाक्त भी पहले से मौजूद है, शैव भी पहले से मौजूद है। शाक्त मतलब देवी की उपासना वाले, शैव मतलब शंकर और विष्णु वाले, तीन तो थे ही। वैष्णव में भी क्या है, एक संप्रदाय होता है पंचरात्र। वैष्णव में भी एक संप्रदाय होता है पंचरात्र। इसकी सबसे ज्यादा वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो शैव संप्रदाय था वो भी अनेक संप्रदायों में बढ़ गया, कालमुख, कापालिक, अलग अलग संप्रदाय में। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के अंतर्गत भी हमको क्या है, अलग अलग संप्रदायों का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर और क्या बता सकते हैं धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में कि देखो, इन्होंने धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक भेदभाव तो किया नहीं और सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार किया। राजकीय पदों पर बिना भेदभाव के लोगों को नियुक्त किया। क्या कहते, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शिव, शाक्त सभी को इनने संरक्षण दिया। दूसरी बात क्या है कि हाँ, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इस काल में दिखाई देता है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। अब हालांकि हिंदू शब्द पहले बताया कहीं उपयोग में नहीं लाया है किसी धर्म ग्रंथ में, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान कहेंगे, लेकिन ब्राह्मण धर्म में भी क्या है, थे ये वैष्णव के अनुयायी, तो वैष्णव को सबसे ज्यादा समृद्धि इस काल में मिलती है। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में हम क्या बताएंगे कि देखो, इस काल में हिंदू ग्रंथों के ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई। ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ, ज्यादातर स्मृति ग्रंथ इसी काल में लिखे गए जो हिंदुओं के कानूनी ग्रंथ हैं। हिंदुओं में मंदिर निर्माण का ट्रेंड यहीं से चालू होता है। मंदिर निर्माण, मूर्ति पूजा, इसी गुप्तों के समय से होती है। देखो, भारत में मूर्ति पूजा अपन को अशोक मौर्योत्तर काल में दिखाई देती है। अशोक के बाद जो मौर्योत्तर पीरियड आया था, उस मौर्योत्तर काल में भारत में मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलने चालू होते हैं। मूर्ति पूजा पहले भी होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा क्या है, लोकल लोग करते थे, यक्ष यक्षिणियों की, जो लोकल देवी देवता थे। सबसे पहले इनको क्या है, बौद्धों के महायान शाखा ने अपना लिया और अपने मंदिर बनाना चालू कर दिए। फिर बाद में ब्राह्मण धर्म ने भी इसको अपनाया और गुप्त काल में मंदिर, हालांकि भारत का पहला मंदिर लगभग ये कहना चाहिए कि दूसरी शताब्दी के आसपास बनता है। कंकाली देवी का मंदिर बिहार में है।
तो इस काल में लेकिन हमको मंदिर निर्माण के स्पष्ट प्रमाण दिखे देते हैं और मंदिर अब हिंदू धर्म के आधार बन जाते हैं। और देखो मंदिर बनने के बाद ही हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो पाता है, क्योंकि अभी तक मंदिर नहीं था ना, कोई आधार नहीं था। बौद्धों के मठ विहार तो थे, लेकिन हिंदुओं का या ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर और क्या बता देंगे कि इस काल में ही पहली बार अवतारवाद की संकल्पना, अवतारवाद की संकल्पना दिखाई देती है। अवतारवाद की संकल्पना, ठीक है ना, जो शिव के अवतार है। देखो ये संप्रदाय अलग अलग बट रहा है ना, शैव के भी अलग अलग संप्रदाय हो गए, वैष्णव के भी अलग अलग संप्रदाय हो जाएंगे। तो इन अब संप्रदायों में अवतार की स्थापना करनी पड़ेगी। एक ही एक विष्णु को बता दिया, बहुत सारे अवतार बन गए उसके अलग अलग। तो विभिन्न जो नए लोग हैं उनको भी शामिल कर लिया गया हिंदू धर्म के अंतर्गत। तो अवतारवाद की संकल्पना हमको इसी काल में दिखाई देती है। देवता के साथ देवी जुड़ गई, देवता के साथ देवी, जैसे शिव पार्वती इसी काल में एक होते हैं। शिव पार्वती अर्धनारीश्वर, जो शिव को अर्धनारीश्वर बताया गया है वो इसी काल की संकल्पना है। विष्णु के साथ लक्ष्मी, विष्णु के साथ लक्ष्मी, ठीक है ना। तो अवतारवाद की अवधारणा का विकास होता है और देवता के साथ देवी की संकल्पना, मंदिर निर्माण, मूर्ति पूजा, धार्मिक ग्रंथों की रचना, स्मृति ग्रंथ। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान है तो यज्ञों की पुनः वापसी होती है, यज्ञों की वापसी। और कहां से प्रमाण मिलता है हमको, देखो उनके अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। जो अलग अलग अभिलेख है ना और सिक्के हैं, उसमें देखो इनने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए। फिर किसी अभिलेख में बताया गया कि इनने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो यज्ञों की वापसी हुई है जो अभी तक खत्म हो गए थे। उत्तर वैदिक काल के बाद यज्ञों की आलोचना की जाने लगी थी ना, कि यज्ञ उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की, और फिर बौद्ध काल आते तो यज्ञों को पूरी तरह, लेकिन अब वो यज्ञों की वापसी हो गई। हिंदू धर्म के अंदर सठ दर्शन का कॉन्सेप्ट, सठ दर्शन, जो अपन ने 6 दर्शन पढ़े हैं ना, योग, न्याय, सांख्य, जैमिनी, मीमांसा, वेदांत, ये सारे सठ दर्शन की संकल्पना इसी काल में आती है, ठीक है। तो देखो ये बताओगे आप धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने इतनी चीजों को बताया है कि धार्मिक समन्वय का काल दिखाई देता है, ब्राह्मण बौद्ध जैन तीनों की कहानी बताएंगे, और सबसे मेन क्या है, इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है। हिंदू धर्म कह लो या ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है, और इसलिए गुप्त काल को इतनी ज्यादा महत्ता दी जाती है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से सब कुछ जो हिंदू धर्म का आधार है वो इसी काल में आके निर्मित होता है। और इसी काल में अवतारवाद और मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण जैसे कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आते हैं, और अब इनको राजकीय संरक्षण मिलेगा, राजा मंदिर बनाना चालू करेगा। हालांकि जो गुप्त काल के मंदिर है बिल्कुल साधारण किस्म के मंदिर बनते हैं, इतने छोटे मंदिर हैं, ये बन गया मंदिर, उसमें एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल साधारण किस्म के मंदिर होते हैं। लेकिन शुरुआत तो हो गई थी, आगे चल के इनको भव्यता मिलना चालू होगी। अभी कोई भव्य मंदिर हमको इस काल तक भारत में निर्मित होता दिखाई नहीं देता है। अब मंदिर बनेंगे, वो भी साउथ इंडिया में बनेंगे बड़े मंदिर, ठीक है, तो वो एक अलग कहानी है। ये धार्मिक स्थिति के संदर्भ में इतनी बात आपको बतानी है। देखो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, तीनों ही स्थिति को हमने देख लिया है। आप ज्यादा नहीं, किसी भी काल के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा 50 शब्द के संदर्भ में ही आपको लिखना, 50-60 शब्द लिखना है। तो 4-5 पॉइंट आपको सामाजिक में, आर्थिक में और धार्मिक व्यवस्था में तैयार करके रखना है, ठीक है। अब इसमें इनकी गुप्तकालीन संस्कृति को थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृति, ठीक है। अब देखो संस्कृति को अपन बहुत डिटेल में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो कला और संस्कृति है उसको हम अलग से पढ़ेंगे पूरे इतिहास की, कि मौर्यकालीन कला और संस्कृति भी हमने छोड़ के रखा है। तो गुप्तकालीन भी कला और संस्कृति को हम थोड़ा सा अलग से ही देखेंगे। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यदि 50 शब्द लिखना हो तो आप कला और साहित्य के कला संस्कृति के संदर्भ में भी बहुत सामान्य सी बातें बता सकते हो। जैसे एक सबसे पहले देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य। साहित्य, बहुत सारा साहित्य गुप्त काल में लिखा गया है।
जो भी तुम साहित्य देख रहे हो ज्यादातर साहित्य की रचना गुप्त काल में ही हुई है। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल है, जितने ग्रंथ संस्कृत के गुप्त काल में लिखे गए हैं, फिर कभी नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा ग्रंथ इसी काल में लिखे गए हैं। ठीक है ना। जैसे हमको एक तो कुछ प्रशस्ति दिखाई देती है, प्रशस्ति, जैसे क्या है, एक प्रयाग प्रशस्ति, जिसको किसने लिखा था, हरिशेन ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कभी था, हरिशेन। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, और इस प्रयाग प्रशस्ति बताया ना, चंपू काव्य में थी, गद्य और पद्य का था, और ये विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। दूसरी एक लिखा था वीर शैव ने, वीर शैव ने भी एक प्रशस्ति लिखी है, और एक प्रशस्ति लिखी है वत्स भट्टी ने, वत्स भट्टी ने। वीर शैव और वत्स भट्टी। एक और व्यक्ति था वीरसेन, वीरसेन। वीरसेन ने उदयगिरी गुहालेख लिखा है, उदयगिरी गुहालेख। वत्स भट्टी ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना करी, मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति की रचना की, और वो सूर्य मंदिर का उल्लेख किया, तो ये वत्स भट्टी ने ही इसको बनाया था। बाकी ये तो प्रशस्ति हो गई। यदि साहित्य की बात करें तो साहित्य का तो हम सीधे से कह सकते हैं स्वर्णकाल, इस युग को मानते हैं साहित्य का स्वर्णकाल। और देखो साहित्यकार में जो सबसे प्रमुख साहित्यकार है इस काल का, कालिदास है। सबसे प्रमुख साहित्यकार कालिदास है। कालिदास ने महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य सब की रचना करी। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, 3 महाकाव्य थे इसके, रघुवंशम, कुमार संभवम और विक्रमोर्वशी। कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशी। ठीक है ना। कालिदास को तो अपन मध्य प्रदेश के टॉपिक में डिटेल में पढ़ते ही हैं। ऋतु संहार था उसका, अभिज्ञान शकुंतलम था। ठीक है ना। तो बहुत सारे 3 नाटक हैं टोटल, बहुत सारा इसने वर्णन किया है। तो कालिदास का तो अपन को जानते ही कौन कौन से इसके ग्रंथ हैं। तो एक तो कालिदास का ग्रंथ याद रखना है। दूसरा इसमें जो है एक और है भारवी, भारवी। भारवी की रचना है किराता जुर्नीय, किराता जुर्नीय महाकाव्य लिखा है। शूद्रक, शूद्रक की रचना है मृक्ष कटिकम, शूद्रक की रचना है मृक्ष कटिकम। विशाख दत्त, विशाख दत्त के 2 हैं, एक मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, पंचतंत्र। और एक और व्यक्ति का अमर सिंह, अमर सिंह ने अमर कोश की रचना करी, अमर कोश की रचना की। और नाम याद रखने हैं गुप्तकालीन साहित्य में, तो कामंदक का नीति शास्त्र पहले पढ़ा था, कामंदक का
नीति शास्त्र। वात्सायन का कामसूत्र। वात्सायन का कामसूत्र। हाँ, और एक और राइटर था भट्टी, जिसकी रचना थी भट्टी काव्य। भट्टी काव्य। भट्टी काव्य को ही रावण वध कहते हैं। रावण वध। बात एक ही है, भट्टी काव्य कह लो या रावण वध कह लो। बौद्ध विद्वान था असंग, इसकी रचना असंग। योगाचार भूमि शास्त्रायम। योगाचार भूमि शास्त्रायम, ये इसकी एक किताब है। और महायान संपरिग्रह। महायान संपरिग्रह, ये दो रचना थी असंग की। फिर एक और राइटर है दंडी। दंडी की रचना है काव्यादर्श और दश कुमार चरितम। काव्यादर्श और दूसरी रचना है दश कुमार चरितम। दस कुमार चरितम। फिर एक और राइटर है ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण की किताब है सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण की किताब है सांख्यारिका। सांख्यारिका। और ये सांख्यारिका सांख्य दर्शन, जो अपन ने पढ़ा था ना, सांख्य दर्शन से संबंधित किताब है ये ईश्वर कृष्ण की सांख्यारिका। फिर और क्या बता सकते हैं कि देखो, ज्यादा जितने पुराण हैं, पुराणों की रचना इसी काल में हुई है। स्मृति ग्रंथों को अंतिम रूप इसी काल में दिया गया है। स्मृति ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया है। आपके महाकाव्य महाभारत रामायण दोनों को अंतिम रूप इसी काल में दिया है। देखो, दोनों में अलग अलग समय पे अलग अलग श्लोक। जैसे महाभारत को पहले कहते थे जय संहिता, उसमें 10,000 श्लोक थे, फिर 1,000 श्लोक थे, फिर श्लोकों की संख्या 10,000 से 24,000 हो गई, तो उसका नाम बदल के भरत कर दिया। फिर 1,00,000 श्लोक हो गए तो उसको महाभारत बोल दिया गया। तो जो अंतिम रूप है वो इसी काल में दिया गया। यही कहानी रामायण के साथ है, रामायण को भी अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था। ठीक है ना। तो देखो, ये साहित्य की दृष्टि से तो स्वर्णकाल था, और खासकर क्या है, गुप्त संस्कृत साहित्य की दृष्टि से तो ये गुप्त स्वर्णकाल था। तो इतना साहित्य और साहित्यकार को याद रखना है। पूरों का लिखना नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्री में पूछ सकते हैं किसी भी किताब के बारे में। फिर संस्कृति में हमने साहित्य देख लिया, फिर देखते हैं कला। कला का भी देखो स्वर्णकाल है, बहुत डिटेल में नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। खासकर जैसे स्थापत्य कला, स्थापत्य स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, खासकर मंदिर निर्माण। अलग अलग जगह अलग अलग मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ। सांची का मंदिर है, मंदिर के नाम लिख लो बस, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर था वो अपन बाद में देखेंगे। सांची का मंदिर। फिर है तिगवा का मंदिर। तिगवा का मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में। एरण का विष्णु मंदिर। एरण का विष्णु मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में, वही एरण सागर जबलपुर के समीप है, सागर नामक स्थान पर अपना सागर में एरण का विष्णु मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में
पन्ना। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर ये सतना में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर झांसी, ललितपुर में है। पहले झांसी आता था, वो जिले का विभाजन हो गया तो ललितपुर में हो गया है। और एक और है भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव, भीतर गांव कहाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर यूपी। ठीक है ना। तो इतने मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिरों के साथ कुछ स्तूप भी बने हैं। जैसे स्तूप में आप लिख लेना, दो स्तूप हैं। एक तो राजगृह स्थित जस संघ का स्तूप, कहां पे, एक है राजगृह, कौन सा, जस संघ का स्तूप। और दूसरा स्तूप है सारनाथ में, सारनाथ का जो स्तूप है उसका नाम है धमेक स्तूप, धमेक। ये धमेक स्तूप पेपर में एक बार पूछा गया है कि धमेक स्तूप किस काल में निर्मित है। धमेक स्तूप सारनाथ में है और गुप्त कालीन है ये। ठीक है, तो ये देखो स्थापत्य कला में इतनी बात है। फिर स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला का भी स्वर्णकाल है ये, चित्रकला। और चित्रकला में क्या बताएंगे, अजंता के चित्र, अजंता के चित्र। ठीक है ना। अब चित्रों के बारे में अपन डिटेल में नहीं जा रहे। अजंता के 29 चित्र हैं, अजंता के चित्र हैं, बाघ के चित्र हैं, बाघ की गुफाओं के। ठीक है ना। तो अजंता और बाघ की गुफाओं में भी गुफाकालीन बहुत हमको चित्र दिखाई देते हैं। फिर मूर्ति कला में भी विकसित हुआ, मूर्ति कला। और मूर्ति कला में सारनाथ केंद्र बनता है इनका, सारनाथ मूर्ति कला का केंद्र बनता है। ठीक है। ये सारनाथ वही अपनी गांधार और मथुरा मूर्ति कला का समन्वय होकर सारनाथ में मूर्ति कला का निर्माण होता है। तो देखो कला की दृष्टि से इतना सारा हमको ये चीज देखनी है। और बाकी एक पॉइंट और आप याद रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति। तो देखो गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नति के संदर्भ में यही बताएंगे, कुछ व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, अपन ने पहले भी पढ़ा है, नया उसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आप जानते हो, आर्यभट्ट के संदर्भ में पाई का मान बताया था, साइन की जाया का क्षेत्रफल बताया था, त्रिकोणमिति का विकास किया था। भौतिक में कणाद ऋषि का नाम आप देख रहे हो, ये सब इसी काल के हैं। कणाद ऋषि जिसने सृष्टि का परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। और इस काल में आयुर्वेद, धन्वंतरी इसी काल के थे। तो यहाँ पे आप ये बताओगे कि क्या कहते हैं, साहित्य और कला के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी विकास इस काल में पर्याप्त हुआ। ठीक है। तो देखो ये गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में इतनी बात पता होनी चाहिए। अब इसमें गुप्त काल में अंतिम अपना टॉपिक बचता है स्वर्णकाल की डिबेट। देखो ये कला और संस्कृति वाला टॉपिक अपन ने बहुत छोटा किया है, जबकि ये बहुत बड़ा है। इसको अपन अलग से करेंगे, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य को बहुत डिटेल में देखना है। ठीक है ना। तो लेकिन उसको अपन जब कला और संस्कृति पढ़ेंगे तब देखेंगे एक साथ। अभी के लिए अपने लिए केवल इतना ही है। अब इसमें हमको क्या बोले, एक चीज और बची है, गुप्तकालीन स्वर्ण व्यवस्था की बात, तो उसको अपन अब कल देखेंगे।